Krishna Arts Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका तीसरा पार्ट धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस पार्ट का थर्ड पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 27 से लेकर 39 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट और हमारा पहला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है वह एक धातु होता है और लोहा में जंग लग जाता है। तो लोहा को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए कि किन 2 तरीक़ों से हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे पर जंग लगने के बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय किए जाते हैं। इसमें तो 2 उपाय बताए गए, लेकिन इस आंसर में बहुत सारे उपाय लिख दिए गए हैं, जिसमें से आपको कम से कम 3 या 4 उपाय को अच्छे से ध्यान में रखना है कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पहला पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय किए जाते हैं। इससे लोहे का संक्षारण रुक जाता है और लोहे की वस्तुएं बर्बाद होने से बच जाती है। संक्षारण कहने का मतलब है कि लोहे की वस्तु जो होता है वह खराब होता है वह खराब होना रुक जाता है, अर्थात उस पर जंग लगना जो होता है उस प्रक्रिया को वह रोक देता है और लोहे की वस्तु बर्बाद होने से बच जाती है। तो इसी प्रकार लोहे को जंग बचने से निम्नलिखित उपाय थे: पेंट लग करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण। तो इन सभी को आपको याद के रखना है और ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है, क्यों? जो कॉपर होता है तांबा, अगर आप कॉपर को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो वह हरे रंग का हो जाता है। उसके हरे रंग का होने का क्या कारण है? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जो कॉपर होता है वह वायु में उपस्थित जो थोड़ा नमी वाला कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतहें भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो कॉपर होता है उसकी सतह भूरे रंग की होती है, अर्थात कॉपर भूरे रंग का होता है और उसकी वह चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है और उस भूरे रंग पर जो एक नई परत चढ़ती है हरा रंग का, वह हरा रंग जो होता है वह कॉपर कार्बोनेट होता है। और यह कॉपर कार्बोनेट तब बनता है जब कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो उस पर कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। और यही कारण है कि जब हम कॉपर को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वह हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, जिससे उसकी जो भूरे रंग की सतह होती है वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उस पर एक नई सतह चढ़ जाती है जो हरा रंग का होता है और वह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ों का ढांचा। जो हवाई जहाज़ का ढांचा होता है एल्यूमिनियम के मिश्र धातु से क्यों बनाया जाता है, वर्णन कीजिए। जो हवाई जहाज़ों का ढांचा होता है उसको एल्यूमिनियम के मिश्र धातु से ही क्यों बनाया जाता है, इस बात का वर्णन कीजिए। हवाई जहाज़ का ढांचा एल्यूमिनियम के मिश्र धातुओं डेरू, डूरेलिमीन और मैग्नीलियम से निम्नलिखित कारणों से बनाया जाता है। ये एल्यूमिनियम का ही 2 मिश्र धातु का नाम दिया गया है, पहला डूरेलिमीन और दूसरा मैग्नीलियम से निम्नलिखित कारणों से बनाया जाता है। इन दोनों से बनाने का क्या कारण है वह कारण नीचे लिखा गया है। तो इसका पहला कारण है कि ये अति हल्की मिश्र धातु है जिसका आपेक्षिक घनत्व बहुत कम है।
आप जानते होंगे कि हवाई जहाज़ आसमान में उड़ता है, हवा में उड़ता है, इसलिए वह अगर ज़्यादा भारी रहेगा तो उसको उड़ने में आसानी नहीं होगी, इसलिए उसमें हल्की वस्तु का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका जो पहला है निम्नलिखित वह है ये अति हल्की मिश्र धातु है जिसका आपेक्षिक घनत्व बहुत कम है। दूसरा, सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तारे इससे बनाई जा सकती है। और तीसरा खासियत इसकी यह है कि इन पर जंग नहीं लगता है। जैसे आपने एक पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि लोहे पर जंग लग जाता है, तो उसको जंग से बचाने के लिए पेंट वगैरह किया जाता है। तो एरोप्लेन को बार बार पेंट करना संभव नहीं है, इसलिए उसमें ऐसा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु लगाया जाता है जिस पर जंग ही नहीं लगता है। इन मिश्र धातुओं की कठोरता बहुत अधिक होती है। ये मिश्र धातु इतने अधिक कठोर होते हैं कि इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं है, और ये रसायनों के प्रति क्रियाशील नहीं होते हैं, जिस कारण किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये 5 कारण दिए गए। ये अति हल्की मिश्र धातु है जिसका अपेक्षिक घनत्व बहुत कम है, सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तारे इनसे बनाई जा सकती है, इन पर जंग नहीं लगता है, इन मिश्र धातुओं की कठोरता बहुत अधिक होती है, ये रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं होती है। तो यही कारण है कि हवाई जहाज़ों का ढांचा एल्यूमिनियम के मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो इसका पहला नाम है डूरेलिमिन और दूसरा नाम है मैग्नीनियम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि का संक्षेप में वर्णन करें। एक सल्फाइड अयस्क होता है, उस अयस्क को सांद्रित जब किया जाता है तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो उस फेन उत्प्लावन विधि को संक्षेप में वर्णन करें। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए उन्हें खूब महीन पीसकर पाइन का जो तेल होता है उसमें मिला दे और जल के साथ मिलाकर हवा के झोंके के द्वारा झाग पैदा किया जाता है। शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। यह विधि फेन उत्प्लावन विधि कहलाती है। इस विधि में आपको बताया कि जो सल्फाइड अयस्क के कण होते हैं, अगर उसका आप सांद्रण करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सल्फाइड अयस्कों को खूब महीन पीस लिया जाता है, और उसको पीस कर पाइन का एक तेल होता है उस पाइन के तेल में मिला दिया जाता है और जल के साथ मिलाकर हवा के झोंके में झाग पैदा किया जाता है, जिससे शुद्ध अयस्क जो होता है वह झाग के साथ ऊपर आ जाता है तथा जो अशुद्धियाँ होती है वह नीचे बैठ जाती है। तो जो सल्फाइड अयस्क में शुद्ध अयस्क होता है वह उस झाग अर्थात फेन के साथ ऊपर आ जाता है जब उसमें हवा का झोंका डालते हैं। क्योंकि जो पाइन का तेल होता है अगर आप उसमें जल मिला देते हैं और उसमें हवा का झोंका मारते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा झाग उत्पन्न करता है, जिस कारण जो शुद्ध अयस्क होता है वह झाग के साथ ऊपर आ जाता है तथा जो अशुद्धियाँ होती है वह नीचे ही बैठ जाती है। तो यही विधि फेन उत्प्लावन विधि कहलाती है, और इस विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किसका सांद्रण किया जाता है। तो आपका एक ऑप्शन में रहेगा सल्फाइड अयस्क। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इससे पहले भी आपने सेकंड पार्ट वाले वीडियो में भी लगता है ये क्वेश्चन किया था कि सोडियम को किरोसिन तेल में अर्थात मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है और वायु में खुला जोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर सुरक्षित रखते हैं, अर्थात इसे किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो इसको किरोसिन के तेल में डुबा कर रखने का यह कारण है कि आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखने की, अगर सोडियम को आप खुली हवा में छोड़ देते हैं तो यह जलने लगता है अर्थात आग को पकड़ लेता है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि जब इसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है तो यह ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करती है और यह सुरक्षित रहती है। अगर वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगी, और अगर यह पानी में इसको रखिएगा तो यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसीलिए वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, और मिट्टी का तेल का ही दूसरा नाम है केरोसिन तेल। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखने का क्या कारण है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्नीकरण किसे कहते हैं। वल्नीकरण एक प्रक्रिया का नाम है, तो वल्नीकरण किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया में रबड़ में क्या परिवर्तन आते हैं। जब वल्नीकरण नामक प्रक्रिया की जाती है तो उस प्रक्रिया के समय रबड़ में क्या परिवर्तन आते हैं। सल्फर को प्राकृतिक रबड़ के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्नीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि वल्नीकरण किसे कहते हैं। तो जब आप सल्फर को प्राकृतिक रबड़ के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया कहते हैं, जब आप सल्फर को प्राकृतिक रबड़ के साथ मिलाते हैं तो उस मिलाने वाली प्रक्रिया को वल्नीकरण कहते हैं।
जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर से मिलाकर गर्म करते हैं तो रबड़ अधिक कठोर तथा कम लचकदार हो जाता है। जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर से मिलाकर गर्म किया जाता है तो जो रबड़ होता है वह अधिक कठोर हो जाता है तथा कम लचकदार हो जाता है। रबड़ एक बहुलक है जिसमें एक ही तल में अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसके कारण रबड़ को खींचा जाता है, परंतु सल्फर मिलाने से उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि सल्फर रबड़ की श्रृंखला के समान अणुओं के मध्य आड़े बंध बन जाता है। सल्फर कार्बन परमाणु की घूर्णन में भी बाधा डालता है। तो वल्नीकरण से आप सीधा ये बात समझिए कि जब सल्फर को प्राकृतिक रबड़ के साथ मिश्रित करने की क्रिया को आप करते हैं तो उसे ही वल्नीकरण कहा जाता है। और इसमें पूछा एक बात और जा रहा था कि इस प्रक्रिया में रबड़ में क्या परिवर्तन आते हैं। तो जब आप वल्नीकरण नामक प्रक्रिया को करते हैं तो जो रबड़ लचीलापन होता है उसका लचीलापन की गुण समाप्त हो जाती है। तो यही इसका एक परिवर्तन है, जो रबड़ में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क क्या है। एक होता है खनिज और एक अयस्क होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। और लोहे के दो अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखें। लोहे के दो अयस्कों के नाम लिखें और उनके आणविक सूत्र भी लिखें। तो सबसे पहले खनिज, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे फेल्सपार, अभ्रक आदि। खनिज उसे कहते हैं, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है, उसे खनिज कहते हैं। जैसे खनिज का उदाहरण है फेल्सपार, अभ्रक आदि। इसके बाद अयस्क, इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क से ही खनिज से ही अयस्क बनता है। तो इसमें बताया गया कि इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है वही अयस्क कहलाते हैं, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट आदि। और आगे आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा गया था कि लोहे के दो मुख्य अयस्क के नाम एवं आणविक सूत्र लिखें। तो लोहे के दो मुख्य अयस्क के नाम एवं आणविक सूत्र निम्नलिखित हैं। तो इसका जो मुख्य अयस्क है लोहे का, पहला है हेमाटाइट और दूसरा है आयरन पाइराइट। हेमाटाइट का आणविक सूत्र है Fe2O3 और आयरन पाइराइट का सूत्र है FeS2। आपको ध्यान में रखना है कि लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमाटाइट, Fe2O3 और आयरन पाइराइट FeS2। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि खनिज क्या है और अयस्क क्या है और लोहे के दो मुख्य अयस्क के नाम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं। एक विद्युत अपघटनी नामक शोधन होता है, एक प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सोना, चांदी आदि जैसे अनेक धातुओं का शोधन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ये बहुत सारे धातुओं का नाम दिया गया है, जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, चांदी, सोना। इन सभी धातुओं का जो होता है शोधन वह विद्युत अपघटन द्वारा ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जब इस प्रक्रिया को किया जाता है तो इस प्रक्रिया में जो शुद्ध धातु की पतली परत होती है उसको कैथोड बनाया जाता है और अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। जो धातु का लवण होता है उसके विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य में जब धारा प्रवाहित होती है तब एनोड पर स्थित शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलयशील अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है तथा अविलयशील अशुद्धियाँ एनोड के नीचे निक्षेपित हो जाती है, जिससे एनोड अपवंक कहते हैं। आपने सेकंड पार्ट वाले वीडियो में यह भी क्वेश्चन पढ़ा था कि एनोड पंख किसे कहते हैं। तो एनोड पंख और विद्युत अपघटनी शोधन, इन दोनों प्रक्रियाओं को आपस में मिलाकर एक जैसा ही प्रक्रिया होता है। तो इस प्रक्रिया से कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, चांदी, सोना आदि बहुत सारे धातुओं का निष्कर्षण अर्थात शोधन किया जाता है। जो उनमें अशुद्धियाँ होती है उन अशुद्धियों को हटाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलॉयज स्टील। यह एक स्टील का नाम होता है। एलॉयज स्टील क्या है। किन्हीं तीन एलॉय स्टील के नाम और उनकी संरचना लिखें। किन्हीं तीन एलॉय स्टील के नाम जो आपको पता है वह लिखें और उनकी संरचना के बारे में भी बताएं। तो लोहे के साथ अन्य धातुओं और अधातुओं को मिलाकर प्राप्त की जाने वाली मिश्र धातु स्टील कहलाती है। जब आप लोहे के साथ किसी धातु या किसी अधातु को मिलाकर एक नया मिश्र धातु प्राप्त करते हैं उस मिश्र धातु को ही स्टील कहा जाता है। और इसके तीन प्रकार हैं। इसका जो पहला प्रकार है वह है कार्बन स्टील। लोहे और कार्बन का मिश्र धातु कार्बन स्टील कहलाता है। जब आप लोहे और कार्बन को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाते हैं वह कार्बन स्टील
कहलाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.5% से 1.5% तक होती है। कार्बन के अतिरिक्त सिलिकॉन, गंधक, फॉस्फोरस तथा मैग्नीज भी होती है। जब आप लोहा में कार्बन को मिलाते हैं तो उसमें कार्बन के अलावा सिलिकॉन, गंधक, फॉस्फोरस तथा मैग्नीज भी होती है। कार्बन स्टील पेच, कील, गाड़ी की पटरियाँ, गार्डर तथा मशीनें बनाने में काम आता है। समुद्री जहाज, इमारतें तथा वाहन भी इसी से बनते हैं। जो कार्बन स्टील होता है इसका उपयोग अन्य अन्य चीज़ों में किया जाता है। जो उपयोग आपको उदाहरण में दिया गया है कि इसका उपयोग कार्बन स्टील पेंच बनाने में किया जाता है, केंच कील बनाने में किया जाता है, गाड़ियों की पटरियाँ बनाने में की जाती है, गार्डर एवं मशीन बनाने में किया जाता है। और जो समुद्री जहाज, इमारतें तथा वाहन भी होती है वे भी कार्बन स्टील से ही बनती है। इसके बाद जो इसका दूसरा प्रकार है वह है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, आपके बर्तनों पर भी लिखा हुआ रहता है स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्रोमियम, निकल, तांबा, टंगस्टन या वेनेडियम को मिलाया जाता है। इसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसमें क्रोमियम 18% तथा निकेल 8% होता है। यह डेयरी उद्योग, अस्पतालों तथा बर्तन तैयार करने में काम आता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है, मैंने आपको बताया कि इसका जो उपयोग होता है वह बर्तन बनाने में किया जाता है और डेयरी उद्योग तथा अस्पतालों में किया जाता है। इसमें जो होता है क्रोमियम की मात्रा 18% होती है तथा निकेल 8% होता है। और इसको क्रोमियम, निकेल, तांबा, टंगस्टन इन 4 पदार्थों को मिलाकर स्टेनलेस स्टील को तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार स्टेनलेस स्टील क्या होता है और कार्बन स्टील क्या होता है आपने अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन्हीं सभी स्टीलों को एलॉय स्टील के नाम से जाना जाता है। और एलॉय स्टील तब बनता है जब आप लोहे के साथ किसी धातु या अन्य धातु को मिलाकर जो नया मिश्र धातु प्राप्त करते हैं वह एलॉय स्टील अर्थात स्टील कहलाती है। धातु कर्म क्या है? धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। धातु कर्म वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है। धातु कर्म एक विधि का नाम है। तो धातु कर्म वह विधि है, इस विधि के द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है। जो आपने इससे पहले पढ़ा अयस्क के बारे में, तो अयस्क के बारे में आपने यही पढ़ा था कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है लाभप्रद ढंग से। तो अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। जब आप अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं तो वह कई चरणों में संपन्न होता है। पहला, अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को समृद्धिकरण कहते हैं। एक क्वेश्चन आपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि गैंग किसे कहते हैं, तो वही गैंग इसमें दिया गया है कि जब अयस्कों में जो गैंग होता है उसको हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। और दूसरा, धातुओं का निष्कर्षण। इसके लिए निस्तापन, भर्जन, अपघटन आदि विधि का उपयोग किया जाता है। जब आप किसी अशुद्ध धातु में से धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसका निष्कर्षण करने के लिए निस्तापन एक प्रक्रिया होता है, एक भर्जन होता है और एक अपघटन। ये अपघटन से रिलेटेड एक प्रक्रिया आपने पहले ही पढ़ा है, विद्युत शोधन अपघटन। वही अपघटन की बात इसमें किया जा रहा है। इन सभी विधि का प्रयोग होता है। तीसरा, धातुओं का परिष्करण। अशुद्ध धातुओं को विभिन्न विधियों जैसे विद्युत अपघटी परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है। जब सबसे पहले आपको अयस्कों से समृद्धिकरण किया जाता है, उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। और जब धातु जो प्राप्त होता है वह शुद्ध धातु नहीं होता है तो उसके बाद उस धातु का परिष्कीकरण अर्थात रिफाइनिंग किया जाता है। और उसके द्वारा अनेक अनेक विधियों के द्वारा जब इसका परिष्करण किया जाता है तो उसके बाद हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो इन 3 चरणों के बाद हम लोगों को धातु कर्म अर्थात शुद्ध धातु प्राप्त होता है। एक मिश्र धातु क्या है? एक मिश्र धातु क्या है? मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखिए, इसके कोई 2 उपयोग भी दीजिए। एक मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु होता क्या है? और मैग्नीशियम एक मिश्र धातु ही है। तो उसमें कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम के जो अवयव होते हैं उनके नाम लिखिए और इसके 2 उपयोग को भी बताइए। यह 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा तथा धातु अथवा या तथा दोनों में से एक होना चाहिए था, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। यह 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु का संभागी मिश्रण है। जब 2 या 2 से अधिक धातु अथवा अधातु को मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में आपका दिया गया पीतल, तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा टीन भी तथा कांसा और तांबा यह टीन की मिश्र धातु है और पीतल और तांबा यह जिंक की मिश्र धातु है। इसके बाद मैग्नीशियम का संगठन। जो मैग्नीशियम का संगठन होता है वह एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, संगठन का मतलब है अवयव। मैग्नीशियम का 2 अवयव बताने के लिए कहा जा रहा था। तो इसका पहला अवयव होता है एल्यूमिनियम और दूसरा अवयव होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम -95% होता है और ये 5% होता है, तो ये दोनों 100% बन जाते हैं।
और मैग्नीशियम का दो उपयोग भी पूछा गया था। तो इसका पहला उपयोग है, हल्की तथा कठोर होने के कारण यह हवाई जहाज के भाग बनाने में प्रयोग की जाती है। यह वाहनों तथा तुलाओं के भाग बनाने में काम आती है। वाहनों तथा तुलाओं अर्थात तराजू बनाने में इसका काम होता है। और मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज बनाने में, वाहनों के कल पुर्जे बनाने में और तुलाओं के भाग बनाने में काम आती है। तो इस प्रकार मिश्र धातु जो होता है उसका अनेक उपयोग होता है। और इसके अनेक उपयोग में आपने एक पहले क्वेश्चन पढ़ा हवाई जहाज का ढांचा, उन सभी रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है स्पेशल एल्यूमिनियम से रिलेटेड, कि एल्यूमिनियम के उपयोग बताएं। एल्यूमिनियम के बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम के क्या क्या उपयोग होते हैं। एल्यूमिनियम के उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका पहला उपयोग है, एल्यूमिनियम हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाज़ों की बॉडी और मोटर इंजन बनाने में काम आती है। जो एल्यूमिनियम होती है वह बहुत ही हल्की धातु होती है और उसी कारण उसका उपयोग हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने में किया जाता है। यह बर्तन, फोटो फ्रेम तथा घरेलू उपयोग की अनेक वस्तुएं बनाने में काम आती है। आपने घर में बहुत सारी वस्तुएं देखी होगी जो एल्यूमिनियम की बनी होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है और यह बहुत ही उपयोगी वस्तु होती है। और यह बिजली का सुचालक है, इसलिए आजकल बिजली के स्थानांतरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम जो होता है वह बहुत ही बिजली का सुचालक होता है, इसलिए आजकल जो बिजली होता है उसके स्थानांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात एल्यूमिनियम का तार बनाया जाता है। एल्यूमिनियम की बारीक परतों को खाने का सामान, दवाइयाँ, दूध की बोतल आदि पैक करने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की एक बारीक परत होती है, उससे खाने का सामान बनाया जाता है और उससे दवाइयाँ, दूध की बोतल आदि पैक करने में प्रयुक्त की जाती है। आपने दवाई एवं दूध की जो नया नया बोतल होता होगा, उसका जो ढक्कन आप खोलते होंगे तो उस पर एक एल्यूमिनियम का परत चढ़ा रहता है जो बहुत ही पतला होता है और वह उस वस्तु को खराब नहीं होने देता है। एल्यूमिनियम पाउडर, सिल्वर पेंट बनाने में काम आता है। एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिन थेरेपी में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रम लोहे की पटरियों तथा मशीनों के टूटे भागों को जोड़ने के काम में आता है। जो यह प्रक्रिया होती है एल्यूमिनोथेरेपी, यह प्रक्रम के द्वारा पटरियों तथा मशीनों के टूटे भाग को जोड़ने का भी काम किया जाता है। तो इस प्रकार एल्यूमिनियम के आपने बहुत उपयोग पढ़े कि एल्यूमिनियम हल्की होती है, इसलिए इससे हवाई जहाज़ बनाया जाता है, हवाई जहाज़ की बॉडी बनाई जाती है। इसका उपयोग बर्तन, फोटो फ्रेम एवं घर की अनेक चीज़ों बनाने में किया जाता है। यह बिजली का सुचालक होता है, इसलिए इससे तार भी बनाई जाती है। इससे खाने का सामान, दवाई, दूध एवं बोतल पैक करने में प्रयुक्त की जाती है। एल्यूमिनियम जो होता है उससे लोहे की पटरियों तथा मशीनों के टूटे भाग को जोड़ने में भी काम किया जाता है। एल्यूमिनियम के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जिनमें से आपको कुछ कुछ उपयोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अयस्क और खनिज में अंतर लिखिए। एक होता है अयस्क और एक होता है खनिज, तो इन दोनों में क्या अंतर है। खनिज धातुओं के प्राकृतिक रूप को खनिज कहते हैं। जो खनिज होता है धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिकों के रूप में ही प्राप्त होती है, जैसे तांबा हमें पाइराइट या क्यूप्राइट से प्राप्त होता है। अयस्क अयस्क उसे कहते हैं जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण सरल हो, उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, तो लोहे का हेमेटाइट। इसमें एल्यूमिनियम का अयस्क दिया गया है बॉक्साइट और लोहे का अयस्क दिया गया है हेमेटाइट। तो अयस्क और खनिज में ये अंतर है कि जो खनिज होता है प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं, और जो अयस्क होता है अयस्क खनिज ही होता है। जब खनिज से धातु का निष्कर्षण सरलतम रूप से किया जाता है तो उसे ही अयस्क कहा जाता है। तो इस प्रकार आप अयस्क और खनिज दोनों के अंतर को समझ गए होंगे और इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 39 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।